MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। लोकसभा का संग्राम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते हुए तापमान के बीच बढ़े हुए सियासी पारे में सभी दल चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हर एक दल के अपने अपने सेनापति भी हैं जिनकी अगुवाई में ये चुनावी संग्राम लड़ा जा रहा है। तो संग्राम के सेनापति में हम ऐसे ही सियासी शख्सियतों के किरदार की पड़ताल करते हैं जिनमें चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता होती है। ये लोग खास जनाधार होने के कारण जनता जनार्दन में विशेष स्थान रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बड़े चेहरों की रणनीति और राजनीति को आप तक पहुंचाते हैं जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में हैं। तो आज बात उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम की और यहां अपनी अपनी पार्टियों के लिए सेनापति की भूमिका निभाने वाले दिग्गज नेताओं की। दिल्ली पर फतेह का रास्ता उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधे बिना बेहद कठिन माना जाता रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य, देश की सबसे बड़ी सियासत का विद्यालय माना जाता है। उत्तर प्रदेश की अहमियत को इस बात से और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि यहाँ एक छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी है तो दूसरे छोर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर है। प्रधानमंत्री की छवि डबल इंजन सरकार की योजनाओं और नीति के जरिए अपने जनाधार को मजबूत करती भारतीय जनता पार्टी के लिए सेनापति की भूमिका में है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक नजर उनके सियासी सफर पर। पहली बार 1998 में 26 साल की उम्र में सांसद बनकर योगी आदित्यनाथ ने सबसे कम उम्र का सांसद बनने का गौरव हासिल किया। वे 1999, 2004, 2009, 2014 में गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। वो हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने अभूतपूर्व जीत हासिल की तब पार्टी आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा गया और भाजपा को एक बार फिर अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1 मार्च 2023 को योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के विजय अभियान को धार देने में भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका भी बेहद अहम है। आइए एक नजर डालते हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के लिए इस सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य के सियासी सफर पर। केशव प्रसाद मौर्य 2012 में मौर्य सिराथू तहसील से भाजपा के पहली बार विधायक बने। 2014 में मौर्य उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। केशव प्रसाद मौर्य को 2016 में यूपी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 19 मार्च 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनी तो केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर उप मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा गया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और अहम राज्य में भाजपा के जनाधार को लगातार बढ़ाने में एक और वरिष्ठ नेता का अहम योगदान रहा है जो इस समय सूबे के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। सूबे की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले ब्रजेश पाठक के राजनीतिक सफर पर एक नजर। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय ब्रजेश पाठक
1989 में छात्र संघ उपाध्यक्ष और 1990 में अध्यक्ष चुने गए। पाठक को 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरदोई के मल्लावा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था और वो लगभग 125 मतों के कम अंतर से पराजित हो गए थे। इसके करीब 2 वर्ष बाद वो कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। उन्हें 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्नाव संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गए। इसके बाद उन्हें 2009 में राज्यसभा भेजा गया। पाठक 2014 में उन्नाव से दोबारा लोकसभा चुनाव में बसपा से उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2016 में ब्रजेश पाठक भाजपा में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पाठक को लखनऊ मध्य क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। उस चुनाव में पाठक ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को पराजित कर जीत हासिल की। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार में कानून मंत्री बनाए गए। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जीत हासिल की। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए एनडीए के बढ़े हुए कुंबे में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बेहद अहम है, जिसमें अपना दल, सोनेलाल और राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। इस लोकसभा संग्राम में एनडीए गठबंधन में 2 सीट पर अपना दल सोनेवाल, जबकि 2 सीट पर आरएलडी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में अपना दल सोनेलाल के लिए सेनापति की भूमिका में है अनुप्रिया पटेल। एक नजर उनके सियासी सफर पर। अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता दिवंगत सोनेलाल पटेल की पुत्री हैं। इससे पहले वे अपना दल की सदस्य थीं, लेकिन 2015 के बाद ही उन्होंने अपना दल सोनेलाल की स्थापना की। 2012 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में रोहनिया विधानसभा से विधायक चुनी गई थी। अनुप्रिया पटेल 2014 से एनडीए गठबंधन की सहयोगी हैं। वे 2014 और 2019 में लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। वे भारत सरकार में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिर्जापुर सीट से ही एनडीए गठबंधन की तरफ से अपना दल सोनेलाल की उम्मीदवार हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा आरएलडी के जिक्र के बिना अधूरी है। इस बार के लोकसभा समर के लिए एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी आरएलडी के लिए सेनापति की भूमिका में है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के पुत्र हैं। वे 2009 में उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से मथुरा से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी से हार गए। जुलाई 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का मन बना लिया। वहीं जातीय समीकरणों और गणित से प्रभावित यूपी की राजनीति में 2 अन्य क्षेत्रीय दलों को एक खास वर्ग का जनाधार हासिल है, जो उन्हें सूबे के सियासी समीकरणों के लिहाज से अहम बनाता है। उन्हीं में से एक निषाद पार्टी अपने मुखिया संजय निषाद की अगुवाई में एक सीट पर चुनाव मैदान में ताल ठोंक रही है। वहीं पूर्वांचल में एक जाति विशेष के वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखने वाली ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी एनडीए के साथ गठबंधन में एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा की 80 सीटों वाले दुरूह जातीय और सियासी समीकरण वाला उत्तर प्रदेश किसी भी दल को देश की सत्ता तक ले जाने में सबसे अहम भूमिका निभाता आया है। ऐसे में पिछले 2 चुनावों में उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत ही देश की सत्ता तक पहुंची भाजपा इस बार भी पीएम की छवि और डबल इंजन की योजनाओं और एनडीए के बढ़े हुए कुनबे के साथ अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो बेहद अहम है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें
एनडीए के तरफ से सेनापतियों की लिस्ट आपने देखी, इसकी रिपोर्ट देखी। सबसे बड़ा चेहरा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं ही, उनके साथ और भी कई सेनापति एनडीए खेमे में हैं। वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, उत्तर प्रदेश के सेनापतियों पर। मदन मोहन जी, जो उत्तर प्रदेश में चर्चा सबसे ज्यादा एनडीए की तरफ से थी कि भाई इस बार 80 की 80 सारी सीटें 100%, उसमें ये जो कॉम्बिनेशन है, जो एक जोड़ी बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर, उनके काम, उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम, उनका लाभार्थी वर्ग, तमाम चीजें, और साथ में योगी आदित्यनाथ की प्रशासन क्षमता उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा, और ये दोनों मिलकर के विपक्षियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं, ये सारे सेनापति मिलकर के। क्योंकि ये जो सेनापतियों की लिस्ट हमने दिखाई, इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग भी इसमें दिखाई पड़ता है। मदन जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तैयारी के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक जो प्रधानमंत्री का पूर्वांचल से चुनाव लड़ना, वाराणसी से चुनाव लड़ना 2014 से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, 2019 में हुई और अब तीसरी बार है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की उनकी तैयारी है और जिस प्रकार से एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गया है प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने से, और साथ में वहां पर अब जैसे हम वाराणसी से चुनाव लड़ने तो बगल में योगी जी का भी क्षेत्र है, गोरखपुर से चुनाव लड़के आते थे। तो ये सब चीजें जो हुई हैं, एक तो आपके मैदान में महारथी हैं, दूसरा आपके जो प्लानिंग है, आपने सहयोगियों को साथ लेके भी चले हैं, सहयोगी दलों को भी आपने, छोटे दलों को वहां पे साथ लिया जिनका किसी क्षेत्र विशेष में या किसी जाति या वर्ग विशेष में खास जनाधार था। तो प्लानिंग एक बहुस्तरीय प्लानिंग वहां पर हुई है, और ये जो प्लानिंग हुई है बहुस्तरीय प्लानिंग, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका असर इन चुनाव में देखने को मिलेगा। और जहां पिछले चुनाव में बीजेपी कुछ सीटों पर चुनाव जीतने से रह गई थी, तो मुझे लगता है कि इस बार की जो उनकी रणनीति है कि 80 में से 80 सीटें जीतनी है, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक वो सफल होगी, और ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीतने में सफल रहेंगे। कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर के लेवल तक एनडीए के खेमे में एक अम्ब्रेला बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने। मैं लौटता हूं आपके पास और दूसरे खेमे के सेनापतियों की भी आपसे जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आधे बाउल दही में 4 चम्मच एमडीएच चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। एमडीएच चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के संग्राम के सेनापतियों की बात हम चर्चा कर रहे हैं, और अब देखते हैं कि विपक्षी इंडी गठबंधन में कौन कौन सेनापति हैं। मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। पिछले 2 चुनाव में उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत ही देश की सत्ता पर आसीन भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा।
जबकि यूपी में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई होती नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखने वाली समाजवादी पार्टी पिछले 2 आम चुनाव में महज 5 सीटों पर सिमटी रही। हालांकि विधानसभा चुनाव में अपने सुधरे प्रदर्शन के बाद इस बार के सियासी समर में सपा को नई उम्मीद मिलती नजर आ रही है, जिसके लिए सेनापति की भूमिका में है सूबे की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव। एक नजर डालते हैं उनकी राजनीतिक पारी पर। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के पुत्र हैं। अखिलेश यादव मार्च 2022 से उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं। अखिलेश यादव 2000 से 2012 तक कन्नौज लोकसभा से संसद सदस्य रह चुके हैं। 10 मार्च 2012 को उन्हें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता नियुक्त किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अखिलेश यादव 12 साल बाद एक बार फिर कन्नौज से चुनावी मुकाबले में हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय समीकरणों में फिट न बैठ पाने की वजह से एक के बाद एक गिरते प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर चलती गई। वहीं आज हालात ये है कि कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी से पिछली बार हारने के बाद राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली को अपने लिए चुना जरूर है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। सूबे में अपनी साख बचाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को खोए जनाधार को वापस पाने के लिए एक बार फिर सेनापति अजय राय से आस है। एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। अजय राय वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। भाजपा ने उन्हें 3 बार 1996, 2002 तथा 2007 में उत्तर प्रदेश की कोलासला सीट से विधानसभा का टिकट दिया था। वे तीनों बार ही विजयी साबित हुए थे। 2009 में वे भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2009 में ही उन्होंने वाराणसी से भाजपा के मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2012 में अजय राय कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की तरफ से उन्हें 2012 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट से टिकट मिला, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने उन्हें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी रण में उतारा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वे एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के शानदार प्रदर्शन और डबल इंजन सरकार के बढ़ते जनाधार के बीच इस बार लोकसभा की चुनावी समर की राह इंडी गठबंधन के लिए आसान नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बात करेंगे कुछ और सेनापतियों की और चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमान से। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी ने कोई गठबंधन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी राज्य की कई सीटों पर उसके उम्मीदवार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सपा से नाराज पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर PDM नाम से एक बड़ा तीसरा मोर्चा भी खड़ा कर दिया है। तो एक नजर मायावती और पल्लवी पटेल के राजनीतिक सफर पर। उत्तर प्रदेश में कभी सत्ता के गलियारों में हनक और दबदबा रखने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी की लंबे समय से राजनीति से सक्रियता बेहद कम देखी गई। पिछले 2 आम चुनावों में बसपा के प्रदर्शन से ये साफ है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी मायावती के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है।
वहीं लोकसभा चुनाव से पहले अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती को ज्यादा चुनावी रैलियों पर फोकस करते देखा गया, तो लगा कि वे अकेले दम पर ही बड़े जनाधार को जीतने की जुगत में हैं। अपने भतीजे और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद की मदद से बसपा न सिर्फ बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिशें करती दिखी, बल्कि इंडी ब्लॉक के खिलाफ भी लड़कर राजनीतिक हालात को बदलती नजर आ रही थी। लेकिन सियासी हलचल तब और तेज हो गई जब अचानक मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से हटा दिया। ऐसे में इस सियासी समर में राजनीतिक उतार चढ़ाव से गुजरती बसपा के लिए सेनापति की भूमिका में है खुद बसपा सुप्रीमो मायावती। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। वे 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुकी हैं। कांशीराम ने जब साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती को टीम में कोर मेंबर बनाया गया। भारतीय राजनीति में ये उनका पहला कदम था। मायावती वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पहली बार सांसद चुनी गई। अप्रैल 1994 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद बनी। जून 1995 में उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाली पहली भारतीय दलित महिला बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। वह 18 अक्टूबर 1995 तक इस पद पर बनी रही। 21 मार्च 1997 को दूसरी बार वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 20 सितंबर 1997 तक इस पद पर बरकरार रही। वर्ष 1998 में वह उत्तर प्रदेश के अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य के रूप में दूसरी बार चुनी गई। वर्ष 1999 में वे 13वीं लोकसभा की सदस्य बनी। 3 मई 2002 को वह तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 26 अगस्त 2002 तक इस पद पर बनी रही। कांशीराम का स्वास्थ्य खराब होने पर 18 सितंबर 2003 को उन्होंने बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला। 2004 में उन्हें उत्तर प्रदेश के अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। 13 मई 2007 को वह चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 14 मार्च 2012 तक पद पर बनी रही। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपना बहुमत खो दिया। वहीं इस लोकसभा चुनाव के लिए बदलते सियासी समीकरणों के बीच अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में एक नया गठबंधन बना लिया। इस नए मोर्चे में बाबूराम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी शामिल है, जिसे नाम दिया गया PDM न्याय मोर्चा, जिसके लिए सेनापति की भूमिका में है पल्लवी पटेल। एक नजर उनके सियासी सफर पर। पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वे समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के रूप में सिराथू से विधायक चुनी गईं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन किया है। ऐसे में बेहद जटिल सियासी गणित के बीच उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा की तरह PDM भी विकल्प के रूप में खड़ा नजर आ रहा है, जो कई सीटों पर सियासी गणित बिगाड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मदन मोहन जयरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि ये जो सेनापति हैं, इन सेनापति में से क्या लगता है कि कोई चुनौती देने लायक स्थिति में हो पाएंगे, कोई चाहे तो इंडी गठबंधन की तरफ से, और एक बात और कि ये जो PDM है, बहुजन समाज पार्टी है, ये कहीं ना कहीं उनके समीकरण में कहीं खलल डाल रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें कि बहुजन समाज पार्टी ने पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में 10-11 सीटें जीती थी, लेकिन मूल रूप से वो सीटें उसने सपा के साथ गठबंधन में जीती थी और वो सपा के समर्थन से ही जीत पाई थी। अभी तो ये कहा जाएगा कि सबसे बड़े सेनापति उधर अखिलेश यादव ही हैं और उन्हीं के कंधे पर दारोमदार है? नहीं, अखिलेश निश्चित रूप से अगर बीजेपी के सामने कोई खड़ा है तो उसमें अखिलेश यादव और सपा सामने खड़ी है, लेकिन वो कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। देखिए, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, हालांकि सपा और कांग्रेस एक साथ विधानसभा में पहले आ चुके हैं, वो सफल नहीं रहे हैं,
फिर भी हमें समझना होगा ये चुनाव लोकसभा के लिए है, इसमें प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। अगर बीजेपी ये कहती है कि हमें 80 में से 80 सीटें दो, तो उसके पीछे उसका कारण भी है। वो ये कहती है कि हम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो अगर सपा ये कहती है कि हमें 80 सीटें जिताओ, तो सपा किसको प्रधानमंत्री बनाएगी? क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री? और बात अगर मायावती की करें मदन मोहन जी, अगर बात मायावती की करें, कभी मायावती की पहचान वहां बड़े सेनापति के रूप में होती थी, इस बार उनकी भूमिका सीमित हो गई है क्या? निश्चित रूप से बहुत सीमित हो गई है, और उनका फोकस भी मुझे लगता है कि मुख्य रूप से उन्हीं सीटों पे है जो सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पिछली बार वो सीटें जीत पाई थी, और इसलिए जीत पाई थी क्योंकि सपा भी उनके साथ थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो वो पिछली सीटों को जीतने का में कितने सफल हो पाएंगी, उसमें से कितनी सीटें फिर से जीत पाएंगी, ये बड़ा आसान नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल। तो ये तमाम सेनापति, उनकी रणनीति 4 जून को पता चल जाएगा कि इनकी रणनीति कितनी कामयाब हुई, किनका नेतृत्व कितना कामयाब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए मदन मोहन जयरा जी। तो इसी के साथ आज के संग्राम के सेनापति में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संग्राम के सेनापति के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का